सिंध के नुमाइंदे हमारे पास मौजूद हैं, डॉक्टर रमेश कुमार साहब। उनसे बात करते हैं। ये पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सरबराह भी हैं। तो डॉक्टर रमेश साहब ये बताएं कि जो महेंद्र पाल सिंह साहब कह रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक करते हैं कि स्टेट तो इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद टॉलरेंस का लेवल कम है और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी जो हैं वो ख़ासी हद तक अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। देखिए, पहले तो हैप्पी क्रिसमस सबको। और मैं थोड़ा सा एक क्लियर भी कर दूं कि कल भी एक फंक्शन था, वहाँ पे क्रिश्चियन के हवाले से ईसाई लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। लोगों को आज तक ये पता नहीं है कि उनको ऐसे नहीं कहा जाता, क्रिश्चियन या मसीह बरादरी कहा जाता है। मगर कल एक हाई लेवल का फंक्शन था, मैं भी वहाँ पे मौजूद था और ताहिर खलील भी मौजूद थे, और वहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये भी बता देना कि फंक्शन कहाँ था। ठीक है। दूसरी चीज़ ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में था। दूसरी चीज़ ये कि एक और बात की गई, मैंने 10 मरतबा क्लियरफाई किया है कि पाकिस्तान का जो वाइट फ्लैग है वो पीस को रिप्रेजेंट करता है, माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। अच्छा। और बार बार बड़े बड़े फंक्शन में ये दावे किए जाते हैं कि हम वाइट जो फ्लैग है वो आपकी निशानदेही करता है। बिल्कुल ऐसे नहीं था। मैंने इसके ऊपर काफ़ी स्टडी की। ग्रीन कलर आल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है और वाइट कलर पीस को रिप्रेजेंट करता है। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि ये सबको मिला के एक ऐसी कम्युनिटी बनेगी जो अमन का गवारा होगी, जो आगे चल के मदीना की रियासत बनेगी। हालात के ऊपर गए कि हालात पाकिस्तान के शुरू से लेके आज तक कैसे रहे हैं। 22% पॉपुलेशन थी एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की, और आज 4-4.5% पॉपुलेशन के ऊपर हम पहुंच गए हैं। मैं समझता हूं जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान था, वो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान 1 साल के बाद ही कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान ख़त्म हो गया। और अब कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनेगा ज़रूर, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी दुआएं हैं और उसका फ्यूचर हर तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान जो बना एक अमन का गवारा भी बना था, एक ताकतवर मुल्क भी बना था। मगर अगर देखा जाए तो हमारे बाद आज़ाद होने वाले मुल्क जो है वो क्यों हमसे आगे चले गए, चाहे इकोनॉमिकली, चाहे सोशली, चाहे मोरली, हर लिहाज से, पॉलिटिकली हर लिहाज से आगे चले गए और हम पीछे चले गए। एक तो मैं कंपेयर नहीं करता कि इंडिया क्या है, पाकिस्तान क्या है। क्या इंडिया भी एक बहुत बड़ा मुल्क है, 1 अरब से ज़्यादा का। पाकिस्तान भी एक 25-30 करोड़ का मुल्क है। मगर मैं समझता हूं कि अगर आज हमारे पास जो कर्म होगा वो हम उसका कर्म भोगेंगे, जो वहाँ पे होगा वो उसका कर्म भोगेंगे। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास जो हमारे फ़राइज़ हैं, आया उसको हम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि उस फ़राइज़ के ऊपर मैं तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 19 जून 2014 की जजमेंट मेरे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आई। आज तक उस जजमेंट के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका है। और हिंदू मैरिज एक्ट बिल 2017 में बहुत मुश्किल से मैंने पास कराया, आज तक उसके ऊपर अमल नहीं हो सका है। अगर फोर्स्ड सिंध में भी नहीं अमल दरामद हुआ, कहीं पे भी। सर सिंध में देखे ना, फोर्स्ड कन्वर्जन का बिल आया, सिंध में बिल पास हुआ, मगर ऐसी धमकियां आई जो 5% एलिमेंट्स हैं। 5% एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आज भी जब हिलते हैं तो पूरी पब्लिक एक तरफ हो और वो बिल वापस लेना पड़ा। और फोर्स्ड कन्वर्जन का बिल जब यहाँ पे नेशनल असेंबली में मैंने पास कराया, अक्सरियत हमारी थी, मगर नूर अल कादरी और ये अली मोहम्मद खान सारे इकट्ठे थे, नहीं होगा। ये जो आज बात करते हैं कि हम हकूक़ की बात करेंगे, क्योंकि मैंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी में रहा हूँ। फिर भी अगर आप कहेंगे कि लिबरल पार्टी है तो पीपल्स पार्टी है, मगर पीपल्स पार्टी भी जो है उसने बिल करा दिया था सिंध के अंदर, मगर जब बिल सिंध के अंदर हुआ आखिर में वो बिल वापस लेना पड़ा। तो फिर महेंद्र पाल सिंह साहब सही कह रहे हैं। कोई भी इस वक्त देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई, पाकिस्तान के अंदर एक रोल, भली हम डेमोक्रेसी के, पाकिस्तान के अंदर रोल इस्टेब्लिशमेंट का मजबूत था, मजबूत है। और इस वजह से अगर ऐसी चीज़ें कानून साजी करनी पड़ेगी तो उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का रोल होना चाहिए। लेकिन इसमें हिंदू मैरिज बिल को रोकने में तो एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। जब उधर से आती है ना, फिर सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं। इधर से मैं सिर्फ हिंदू बिल की आप क्या बात कर रहे हैं कि हिंदू मैरिज बिल या जो अकलीतों के हकूक को प्रोटेक्शन देने के लिए कानून साजी है, वो भी एस्टेब्लिशमेंट अगर उसके पीछे होगी तो हर बंदा अपने वोट बैंक के ऊपर जाता है, हर पॉलिटिकल पार्टी जाती है। फोर्स्ड कन्वर्जन का बिल, चाहे माइनॉरिटी की रिजर्व सीटों वाला जो ये जनरल इलेक्शन के ऊपर जाना था, कोई पॉलिटिकल पार्टी
मैंने फिर भी पीपल्स पार्टी को देखा कि पीपल्स पार्टी एक जो आगे बढ़ती है इस चीज़ों में। बाकी मैं नून में भी रहा, मैंने बहुत कोशिश की, नहीं करा सका। मैं पीटीआई में रहा, बहुत कोशिश की, नहीं करा सका, क्योंकि मैंने कभी भी किसी की जुर्रत नहीं देखी। कहते हैं कि अगर ये हम करेंगे, जो भी काम करेंगे उसके लिए। मेन सबसे बड़ी पता है इस वक्त क्या चीज़ है? मैं कल बैठा था, सेक्रेटरी को मैंने कहा कि मेड़ के मंदिर का क्या हुआ, जे उसके लिए हम कर रहे हैं। मैंने कहा आप एक मेहरबानी करेंगे कि 1222 मंदिर हैं और 588 गुरुद्वारे हैं। मैंने कहा आपने एवेक्यू ट्रस्ट ने उसके ऊपर जो कब्जा किया हुआ है, आज 31 मंदिर फंक्शनल है, बाकी सारे खंडर पड़े हुए हैं या कब्जे हैं या कुछ ना कुछ हो गया है। मैंने कहा आप छोड़ दें इसको, आप इसको आज छोड़ दें कि भाई हमारा कंट्रोल इसके ऊपर ख़त्म है, हम इन पैसों से कमा के हम अजुर्माना नहीं करेंगे। मैं आपको विद इन ए वीक सारे के ऊपर आपको इम्प्लीमेंटेशन अच्छा, करा देता हूं। खलील ताहिर संधू साहब ये बताएं कि ये जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है, इसमें पार्लियामेंट अगर कोई कानून पास करती है और कानून का मकसद गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, और डॉक्टर रमेश कुमार साहब कहते हैं जी कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट उस बिल के पीछे नहीं होगी तो वो उस बिल पर अमल दरामद नहीं होगा, तो क्या इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट महज एक बराए नाम इदारा है, उसके पास कोई ताकत नहीं है? मैं बड़ी अदब के साथ उनसे इख्तलाफ करूंगा। मैंने महेंद्र भाई को पता है कि पंजाब में पहली दफ़ा पूरी वर्ल्ड में, इवन इंडिया में भी जो सिखों की शादियां थी, इनसे पूछ ले, वो हिंदुओं के साथ रजिस्टर्ड होती थी। तो आई वाज मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ अफेयर्स इन पंजाब, और पंजाब में पहले दिन सारे यूनानिमसली, पीटीआई ने भी और हमने भी, हम गवर्नमेंट में थे, तो हमने सिख मैरिज एक्ट जो है वो पास किया। इनको पता है महेंद्र भाई को। तो इसमें मुझे तो मैं तो ना ही मेरे इतना रिसोर्सेज हैं। आई एम वीओपी, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। ना मुझे किसी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा, ना किसी और ने कहा, ना मुझे इस बात का पता ही है। लेकिन मैंने तो सिख मैरिज एक्ट पास करवाया। उसमें आपने एज कितनी लिखी जी? उसमें एज कितनी लिखी? क्योंकि मेन ये नहीं है कि हमें फॉर्मेलिटी बनानी है, हमें ये लिखना है कि 18 साल से कम उम्र बच्ची या बच्चा किसी भी मजहब का हो, सिख कम्युनिटी का हो, किसी भी रिलीजन में शादी नहीं कर सकता। क्या ये पॉइंट है उसमें? ब्रदर सिख मैरिज एक्ट में 18 साल एज, पढ़ तो ले प्लीज उसको। नहीं, उसमें वो जो एक्ट जो हमने पॉइंट लिखी थी वो निकाल दी गई। चले आप अपनी बात मुकम्मल कर लें खलील साहब। नहीं, ये सर, ये महेंद्र साहब बैठे सर, जो भाई ने बात की, इनसे महेंद्र साहब से पूछ ले कि दोनों में उसमें एज 18 ईयर्स है। इनको भी मैंने बिल दिया हुआ है। उस वक्त ये अपोजिशन में थे, ये अपोजिशन में थे, लेकिन मैंने पेश किया था बिल, और उसकी एज जो थी वो 18 साल है दोनों की, अपना सिख लड़की की भी और सिख लड़की की भी। और फर्स्ट टाइम सर इवन किसी जगह पे वो सिख मैरिज एक्ट बिल नहीं था। सबसे पहले पंजाब असेंबली, पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ थे उस वक्त चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे था, हमने पास किया। तो इसलिए बहुत सारी बातें, जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट की बात है, मुझे जो चूँकि इन बातों का नाम है, इतने ज़्यादा सोर्सेज हैं जी, और ना मैं इस लेवल पर कभी जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि एस्टेब्लिशमेंट ये इन बिलों के लिए कुछ करती है कि नहीं करती, क्योंकि मैंने तो ये देखा कि रिसेंटली अभी एक वो जो विलियम हारून लड़का, ये फैसलाबाद शहर धांधरा वहाँ से था, लेकिन जब उसका जनाजा सेंट पैट्रिक चर्च पे हुआ वहाँ पे, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे, जो फौज में शहीद हुआ। उसका भी उसी पर्चे में लपेटा गया जिस पर्चे में बाकी मुसलमान भाइयों को लपेटा गया जी। तो इसमें तो जो गोली अगर बाहर से आएगी तो वो तो किसी का सीना नहीं देखी, उसके लिए तो हम सब पाकिस्तानी हैं। और जिस तरह महेंद्र भाई ने बात की, हम पाकिस्तान बनने से पहले सर यहाँ पे मौजूद हैं, नाम ज़िम्मी है ना मफतू है, लेकिन हाँ बात ज़रूर है, इंजस्टिस ज़रूर होता है। एक बात की मैं बिल्कुल करता हूँ कि स्टेट को स्टैंड ज़रूर साथ लेना चाहिए, और ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रोज़े क़यामत वाले दिन मैं भी मज़लूमों का वकील हूँगा। तो इसी हवाले को इन्हीं फुटप्रिंट्स पे चलते हुए स्टेट को भी इस जगह इस लेवल तक भी जाना होगा जी, डेफिनेट। अच्छा, महेंद्र पाल सिंह साहब, आप क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट का जो किरदार है वो ठीक है, आप उससे मुतमिन हैं? देखिए, पार्लियामेंट का जो किरदार है वो बेचारी पार्लियामेंट खुद, आपने 26 तरमीम में देखा कि पार्लियामेंट का क्या किरदार था और किस तरीके से जो है पार्लियामेंटेरियंस को उठा के किस तरह से ज़बरदस्ती जो है वो ये अमेंडमेंट पास करवाई गई, और किस तरीके से पीटीआई के एमएनएस को उठाया जाता रहा। और वो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जब तक हकीकी जमहूरियत नहीं आएगी मुल्क में, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। मैं इस चीज़ को बहुत, देखिए, पहले एक वक्त होता था कि पाकिस्तान में जो है डबल वोट होता था, मिनॉरिटी का वोट जो है वो अलहदा अपने नुमाइंदे चुनते थे, जिसकी बात इन्होंने अभी रमेश कुमार वकवानी साहब ने भी की। लेकिन ये जब रिज़र्व सीट वाला आया तो बहुत सारी चीज़ें जो है, अगर आप एक
चले जाएं किसी कोई मोहल्ले वाले कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी से या हिंदू या सिख कम्युनिटी से अपने एमएनए के पास या एमपीए के पास चले जाएं कि हमारा ये काम करवा दे, तो वो आगे से कहते हैं कि जी आप अपने मिनॉरिटी के एमपीए या एमएनए के पास चले जाएं। अगर वो उनके पास जाए तो उनके पल्ले ही कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये इस चीज़ों की वजह से, तो अगर वो अपने एमएनएस के उनके पल्ले भी कुछ नहीं होता। आपको भी पता है कि फैसले कहाँ से आते हैं। रमेश कुमार वकवानी साहब ने दबे अल्फाज में उनका लेने की कोशिश की। ये भी एक वक्त था कि ये भी फैसल वाडा साहब की तरह उन्हीं के नुमाइंदे हुआ करते थे, लेकिन मेरा ख्याल है अब कोई नाराज़गी वराज़गी चल रही है, तो जिस वजह से थोड़ा सा एक उसका है। देखिए महेंद्रपाल सिंह साहब, क्लियर है। महेंद्रपाल सिंह साहब, आपको अंदर की बात का नहीं पता, ये बिल्कुल अभी भी फिट है वहाँ पे और इसमें उनको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और पहले भी जो इनके मामला ठीक थे उसकी वजह भी कोई बहुत एक इंटरनेशनल असाइनमेंट मिली हुई थी इनको। अच्छा ये सुने ना, मेरी गुजारिश सुने, ये या फिर ये वो वाला रोल अदा कर रहे हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ फिट भी थे और बाजवा साहब का और फैज़ हमीद का जलसों में नाम ले लेके वो करते थे, और वो फिर पीटीआई को शायद इमरान खान साहब को दिखाते, ये देखो ये तो हमारा नाम भी ले रहे हैं, लेकिन अंदर खाते वो सारे फिट थे। चले सिंपल सी बात है कि ये एस्टेब्लिशमेंट और स्टेट अगर करना चाहे तो कायदे आज़म की उस 11 अगस्त वाली तकरीर को हूबहू इंप्लीमेंट करवा सकती है, लेकिन अब 11 अगस्त वाली तकरीर है क्या? बड़ी सिंपल है। मैं वो 11 अगस्त वाली तकरीर का जिक्र जो है वो किया है महेंद्रपाल। कायदे-ए-आज़म ने क्या कहा? आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, और रियासत में अपनी किसी भी इबादतगाह में जाने के लिए आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, ज़ात या नस्ल से हो, रियासत का इससे कोई लेना देना नहीं।